क्लास 11 स्टूडेंट व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। क्या हालचाल? हाइड्रोकार्बन्स पढ़ रहे हैं एंड इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव कंप्लीटेड अल्कीन्स। और आज के लेक्चर में मेरे प्यारे गुलगुलो, मेरे प्यारे बकुड़ो, तुम लोगों को मैं पढ़ाने वाला हूं अल्काइंस। अल्काइंस स्टार्ट करेंगे। कॉपी पेन पेपर निकालो, अपने नोट्स बनाओ। अपने नोट्स दुनिया के बेस्ट नोट्स होते हैं। ग्रेविटी सर्कल पर पढ़ने के बाद यू डोंट हैव टू ओपन एनसीईआरटी। आपको लगेगा कि एनसीईआरटी सब यहां पर हो चुकी है। यू जस्ट हैव टू ओपन एनसीईआरटी फॉर प्रैक्टिसिंग। अगर आप जेई नीट स्टूडेंट हो तो यहां से पढ़ने के बाद उठाओ अपने जेई और नीट के क्वेश्चंस और उनको सॉल्व करना स्टार्ट करो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम्स ऑन थ्योरी। तो अल्काइंस का मेरा लाडलो स्टार्ट करते हैं। अल्काइंस के बारे में बात करते हैं। दैट अल्काइंस आर द हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। दे आर हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। बहुत ज्यादा अनसैचुरेशन होता है। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इज ऑब्जर्व्ड इन अल्कीन्स। इज ऑब्जर्व्ड जब कभी भी किसी दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, आप इन्हें अल्कीन्स बोलेंगे। अल्कीन्स के अंदर लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स पाए जाते हैं, बट ऑब्वियस सी बात है, हैव लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन, हैव लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अगर आपको अल्कीन का जनरल फॉर्मूला याद करना है तो इट इज वेरी इजी, CnH2n-2, where n is number of carbon. Yes, we all know that where n is number of carbon अंकल। कितने कार्बन अंकल हैं आपके पास में, ये उस पर डिपेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप n की वैल्यू 2 रखते हो तो हो जाएगा C2H2, दैट इज योर इथाइन। क्या बात समझ में आ गई लाडलो? इथाइन से एक बात याद आई। इथाइन से मैं आपको एक बात बता दूं, दैट इथाइन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस फैमिली। अल्काइन फैमिली के, हमारे अल्काइन फैमिली के श्रीमान फर्स्ट मेंबर हैं जिनका नाम है इथाइन। अच्छा सर, एक कार्बन वाला कंपाउंड क्यों नहीं हो सकता फर्स्ट मेंबर? बिकॉज इन ऑर्डर टू फॉर्म अल्काइंस, अगर आपको अल्काइंस बनाना है तो मेरे प्यारे लाडलो, बिटवीन टू कार्बन देयर शुड बी अ ट्रिपल बॉन्ड। दो कार्बन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। और अगर आप एक कार्बन रखोगे तो एक कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना ही नहीं सकता, उसको दो कार्बन चाहिए ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए। सो इथाइन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्काइन फैमिली। एक और बात मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दूं, ये जो तुम्हारी इथाइन होता है, इथाइन इज बेसिकली गैसियस एट रूम टेम्परेचर, इज ऑल्सो कॉल्ड एज एसिटाइलिन। इसको एसिटाइलिन गैस भी बोला जाता है और इसको वेल्डिंग आर्क गैस भी बोला जाता है। वेल्डिंग आर्क गैस, ARC, या आर्क वेल्डिंग या आर्च वेल्डिंग गैस भी इसको बेसिकली बोला जाता है। आपने देखा होगा कि ये लोग जो वेल्डिंग करते हैं ना, वेल्डिंग, वो जो दो लोहे के एंगल को, दो लोहे के सरिये को या लोहे की चीजों को वो एक तार से मुंह पर, फेस पर वो एक पूरा मास्क जैसा पहन के टर टर करते हैं, उसे चिंगारी उड़ती है और एक गैस रिलीज होती है। दैट गैस इज योर एसिटाइलिन गैस। दैट गैस इज योर एसिटाइलिन गैस। दैट मीन्स वेल्डिंग करने के लिए एसिटाइलिन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। अब सवाल ये आता है बच्चों के मन में कि सर ऐसा क्या हो जाता है कि एसिटाइलिन जैसी नाम की गैस का इस्तेमाल हम वेल्डिंग में करते हैं? तो देखो लाडले बच्चों, होता क्या है कि जो तुम्हारी इथाइन गैस है, मैं यहां इथाइन लिखने की जगह एसिटाइलिन लिखूंगा क्योंकि मैं आपको एक और गैस का नाम बताऊंगा, इसलिए मैं यहां पर लिखूंगा एसिटाइलिन। भाई एसिटाइलिन भी वही है जो इथाइन है। तो ये तुम्हारा एसिटाइलिन गैस होती है ना, ये लोहे के ऊपर जब वो पर्सन स्पार्क लगाता है, जब वो इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल करके उस पर स्पार्क, या जब उसको वेल्डिंग मशीन को जब लोहे की बॉडी पर ऐसे जाके टच करता है तो तड़ से तर तर चिंगारी निकलती है, साथ साथ में वो मशीन में से एसिटाइलिन गैस निकलती है और हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन गैस मौजूद है। तो क्या होता है, जैसे ही वो स्पार्क निकलता है, वो चिंगारी निकलती है वेल्डिंग करते वक्त, एसिटाइलिन ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन कर जाती है और ये पूरी रिएक्शन कहां चल रही होती है? ऑन द सरफेस ऑफ लोहा, ऑन द सरफेस ऑफ आयरन। ये पूरी रिएक्शन
लोहे की आयरन की सरफेस पर होती है और एक नई गैस बन जाती है जिसको बोला जाता है ऑक्सी एसिटाइलिन गैस। क्या बोला जाता है? ऑक्सी एसिटाइलिन गैस का वहां पर फॉर्मेशन हो जाता है। और बच्चा लोग, ये गैस आपके आयरन के मेल्टिंग पॉइंट को रिड्यूस कर देती है, क्योंकि आप लोग सब जानते हो कि अगर आपको आयरन को मेल्ट करना है तो 600-700 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए। अब वेल्डिंग वाली मशीन में जो एक जरा सा तड़ से स्पार्क क्रिएट कर रही है, लोहा मेल्ट हो जाता है और लोहा दूसरे लोहे से कंबाइन हो जाता है पिघल के। तो अगर ऐसा स्पार्क निकल रहा है तो भैया सुतली बम फोड़ लो। आप लोहे के ऊपर सुतली बम फोड़ लो तो बम फोड़ने से आपका लोहा तो मेल्ट होता नहीं है, चाहो तो करके देख लो। लेकिन ये वेल्डिंग के जरा से स्पार्क से लोहा मेल्ट हो जाता है। उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे कारण है एसिटाइलिन गैस। उसके पीछे कारण है रूम पे या एटमॉस्फेयर में मौजूद ऑक्सीजन, ये दोनों रिएक्ट करके ऑक्सीटाइलिन गैस बना लेते हैं और ये फिर लोहे के मेल्टिंग पॉइंट को कम कर देता है, जिससे लोहा अपने मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर मेल्ट हो जाता है और मेल्ट वाली चीजों को जल्दी से वो लोहे वाला जोड़ देता है। और क्योंकि ऑक्सी एसिटाइलिन गैस है, ये सरफेस पर ज्यादा देर रहेगी नहीं, ये उड़ जाएगी और ये उड़ते ही लोहा वापस से जम जाएगा। ये आपका लोहा जुड़ गया, एकदम जल्दी से ठंडा होकर जुड़ जाता है। तो ये एसिटाइलिन गैस का काम होता है, इथाइन गैस का काम होता है। और ये आप लोग जानते हैं कि आपके अल्कीन फैमिली का, अल्काइन फैमिली का फर्स्ट मेंबर है। क्या ये बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गई? अच्छा, अगली इंपॉर्टेंट बात समझ लो, क्योंकि इनके अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है, दे आर एक्टिवली रिएक्टिव, या दे आर एक्टिवली रिएक्टिव। क्या होता है बे? हाईली बोलो। सो दे आर हाईली रिएक्टिव इन नेचर, दे आर हाईली रिएक्टिव इन नेचर। और इसी वजह से पता है आपको, अगर आपको अल्केन चाहिए, अगर आपको अल्कीन चाहिए, अगर आपको बेंजीन चाहिए, बेंजीन से बनने वाला कोई कंपाउंड चाहिए, अल्केन से बनने वाला कोई कंपाउंड चाहिए, अल्कीन से बनने वाला कोई कंपाउंड चाहिए, कोई भी दुनिया में कंपाउंड चाहिए, अल्कीन ही स्टार्टिंग मटेरियल है। तो देयरफॉर in most of the organic compounds, in most of the organic compounds, in most of the organic compounds, जितने भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, दुनिया भर में आपके जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, आपके जो अल्काइंस होते हैं आर द स्टार्टिंग मटीरियल या स्टार्टिंग रिएजेंट। आपका स्टार्टिंग रिएजेंट कौन होगा? अल्काइंस होगा। ठीक है, चलिए इंट्रोडक्शन नोट कीजिए, आपको फिर इसका आइसोमेरिज्म और नॉमेनक्लेचर कराता हूं। बहुत इजी है, इसमें टाइम नहीं लगता कभी भी, नोट करो। ओके गाइस, चलिए डन। इंट्रोडक्शन क्लियर है? आई थिंक इसके अंदर कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अब आप लोगों को, क्योंकि हाइड्रोकार्बन आपने इतना पढ़ लिया है ना, तो आप लोगों को ये सारी बातें बिल्कुल बेसिक सी, इजी सी लगेगी। आओ इससे कुछ नॉमेनक्लेचर्स और आइसोमेरिज्म की बात कर ले। अच्छा, अल्कीन्स बड़ा शरीफ है हमारे। अल्केन में तो कन्फॉर्मेशंस आ गए थे, अल्कीन्स में सिस ट्रांस आ गया था, यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आ गया था। ये बेचारा एकदम शरीफ है, कोई तकलीफ नहीं है इसको। तकलीफ नॉमेनक्लेचर एंड आइसोमेराइजेशन या आइसोमेरिज्म। आओ फटाफट से अपन इसकी बात कर ले। नॉमेनक्लेचर, भाई नॉमेनक्लेचर तो बहुत इजी है, सारे रूल सेम है। सबसे लंबी कार्बन की चेन सिलेक्ट करो और उसके बाद नंबरिंग वहां से शुरू करो जहां से आपको ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ रहा है, क्योंकि अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड है। और जो भी आपका रूट नेम है, जैसे कि 1-2 कार्बन है तो 8, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 6 कार्बन है तो हेक्स, 8 कार्बन है तो ऑक्ट, 7 कार्बन है तो हेप्ट, उसके नाम लिखो और पीछे YN लगा दो। तो नॉमेनक्लेचर इज वेरी इजी। कुछ एग्जाम्पल मैं आप लोगों को करवा देता हूं, लाइक CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, CH3, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, CH3 CH, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इन कंपाउंड्स को चलो नॉमेनक्लेट कर लेते हैं। आओ भाई, पहले कंपाउंड में 2 कार्बन, एक ट्रिपल बॉन्ड, इथ आइन बन गया इथाइन। दूसरा कंपाउंड देखो ध्यान से, 3 कार्बन,
ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, 3 कार्बन है, इसलिए प्रोप और YNE। अच्छा देखो यहां पर मैंने नंबर नहीं लगा रहा हूं मैं कि पहले कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड है। भाई अगर आपका यहां पर ट्रिपल बॉन्ड होता तो भी एक ही कार्बन होता, लेकिन यहां पर मुझे लगाना पड़ेगा। हमेशा ध्यान रखना, कोई भी नॉमेनक्लेचर हो तो फंक्शनल ग्रुप के साथ में नंबर तभी जोड़ा जाता है जब वो 4 या 4 से ज्यादा कार्बन में हो। क्यों? आइसोमेरिज्म वाला कॉन्सेप्ट। भाई अगर मान लो यहां पर ट्रिपल बॉन्ड हो तो ये पहला कार्बन, और यहां पर ट्रिपल बॉन्ड हो तो ये भी पहला कार्बन, तो एक नॉमेनक्लेचर तो ये हो गया। लेकिन अब इस वाले में आप लफड़ा देखो, दूसरा कार्बन पर डबल बॉन्ड आ रहा है, तो अब इस कंपाउंड का नाम पता है क्या हो जाएगा? इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा ब्यूट 1 आइन। क्यों? क्योंकि 4 कार्बन वाले कंपाउंड में पहले नहीं, सॉरी, ब्यूट 2 आइन यानी 4 नंबर वाले, 4 कार्बन वाले कंपाउंड में सेकेंड नंबर वाले कार्बन के पास में ट्रिपल बॉन्ड है, प्रोपाइन। यहां पर देखो, यहां पर भी 4 कार्बन वाला कंपाउंड है, लेकिन डबल बॉन्ड या सॉरी ट्रिपल बॉन्ड पहले कार्बन पे, तो इट विल बी कॉल्ड एज ब्यूट 1 आइन। समझ रहे हो? यहां पर आपके आइसोमेरिज्म दिखाई देने लग गया ना आपको, यहां पर आपको आइसोमेराइजेशन दिखने लग गया। अच्छा एक कंपाउंड और बना लेते हैं इससे मिलता जुलता, CH3 CH CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? देखो गुलगुलो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 कार्बन, तीसरे नंबर पे क्या आ गया? मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट, तो इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल। सर आपने 3 मिथाइल क्यों लिखा? आपने इसको दूसरा नंबर क्यों नहीं दिया? आपने इसको छोटा नंबर क्यों नहीं दिया? क्योंकि प्रेफरेंस हमेशा फंक्शनल ग्रुप को जाती है, सब्स्टिट्यूएंट को नहीं। जो नाम के पहले लिखा जाता है वो सब्स्टिट्यूएंट होता है, उसको कभी प्रेफरेंस नहीं दी जाती। तो ये 3 मिथाइल हो गया, 3 कार्बन, 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन, इसलिए ब्यूट, और 1 कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड, इसलिए YNE, ब्यूट 1 आइन। समझ गए मेरे लाडलो, मेरे बकूलो? समझ में आ गया बच्चा लोग? पक्की बात। चलिए इसका नॉमेनक्लेचर करें, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन पे चौथे नंबर वाले कार्बन पर मिथाइल ग्रुप, तेरा सबका बदला लेगा रे तेरा फेजल। 4 मिथाइल, बोले तो 1 2 3 4 और 5 कार्बन, तो बोले तो पेंट, पेंट के बाद बोले तो 1 और 1 के बाद बोले तो आइन, तो ये हो गया इसका नाम 4 मिथाइल पेंट 1 आइन। तो बच्चा लोग इट इज नॉट अ बिग डील, इट इज डेफिनेटली नॉट अ बिग डील, और कोई परेशानी वाली बात कहीं से कहीं तक आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, आगे बढ़े लाडलो। चलिए ग्रेट, तो नॉमेनक्लेचर तो अब आप लोग कर लोगे। आओ थोड़ा आइसोमेरिज्म समझ लेते हैं। अब गाइस आइसोमेरिज्म में आपके सामने ये पहला एग्जांपल है, 4 कार्बन वाला, ब्यूट 1 आइन और ब्यूट 2 आइन। इसके अलावा और कुछ बना सकते हो? भाई यहां पर भी आप देखो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो रहा है, C4 और H, 3 और 3 6, C4H6। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी क्या हो रहा है, 3 2 5 और 1 6, C4H6। मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिमेन्स द सेम। अच्छा इसके अंदर और कुछ कर सकते हो क्या? नहीं यार, इसके अंदर और कुछ नहीं किया जा सकता। जैसे मान लो आपने यहां पर इसको करा CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो अब यहां पर आप सब्स्टिट्यूशन नहीं लगा सकते। मतलब आप ये जो चौथा कार्बन है CH3, आप यहां पर इसको लगा नहीं सकते, क्योंकि यहां पर इस कार्बन के पास में 5 बॉन्ड हो जाएंगे, है ना। अच्छा यहां पर भी नहीं लगा सकते CH3, वरना इस कार्बन के पास में 5 बॉन्ड हो जाएंगे, और ये तो ऑलरेडी सैचुरेटेड है। तो ये जो 4 कार्बन वाला कंपाउंड है, मुझे लगता है कि इसके पास में 2 ही पॉसिबल अरेंजमेंट है। तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हो गए, दीज आर योर आइसोमर्स। आइसोमर्स कौन से? भाई स्ट्रक्चर में बदलाव आ रहा है, तो ये एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर हो गए। लेकिन स्ट्रक्चरल आइसोमर में भी कौन सा आइसोमर? भाई स्ट्रक्चरल आइसोमर तो पोजीशन, फंक्शन, फिर फंक्शन, पोजीशन, चेन, मेटामर, टॉटोमेरिज्म, बहुत सारे होते हैं। तो यहां पर आप देखो तो पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड इज डिफरेंट, चेन की लेंथ बराबर है, तो ये एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर हो गए। कौन से हो गए? पोजीशन आइसोमर्स, दीज आर
पोजीशन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत? चलो और एक बड़े कार्बन की तरफ चलते हैं, 5 कार्बन वाले कंपाउंड की तरफ चलते हैं। तो आप लोगों ने देख लिया कि अल्कीन्स के अंदर स्ट्रक्चर आइसोमर देखने को मिलता है। इस बात को एक एग्जांपल से और प्रूव कर लेते हैं, तब हम लोगों को बेटर चीज अंडरस्टैंडिंग होगी। CH3 CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, फिर CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, फिर एक क्या बन सकता है CH3 C CH3 CH C ट्रिपल बॉन्ड CH3। मेरे ख्याल से ये बन सकता है यार, इसमें आप देखो ब्रांचिंग हो सकती है ना। अच्छा अब एक बात बताओ कि क्या मैं इस डबल बॉन्ड की ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन बदल के देखूं? C CH3 ट्रिपल बॉन्ड C CH, नहीं, इस कार्बन के पास में 5 बॉन्ड हो गए, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। हाँ तो मतलब ठीक है, 3 आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, 3 स्ट्रक्चर पॉसिबल है। आओ इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक कर ले भाई, कुछ गलती तो नहीं है। 1 2 3 4 5, वेरी गुड। 3 4 5 6 7 8, वेरी गुड। C5H8, आओ इसका चेक करें। 1 2 3 4 5, बहुत बढ़िया। 3 3 6 7 8, रॉबर्ट, बहुत बढ़िया मोना डार्लिंग। यहां देखो 1 2 3 4 5, बहुत बढ़िया। 3 3 6, अच्छा क्या करता है रे बिडू, क्या गुंडा बनेगा रे तू। 3 3 6 7 8, बहुत बढ़िया। तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज द सेम। अब इनका नॉमेनक्लेचर कर लेते हैं। पेंट 1 आइन, पेंट 2 आइन, 3 मिथाइल, ब्यूट 1 आइन। तीनों का नॉमेनक्लेचर अलग है, मतलब तीनों आइसोमर हैं। ये दोनों एक दूसरे के लिए पोजीशन आइसोमर है, क्योंकि इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन बदल गई। और ये दोनों यानी कि स्ट्रक्चर 1 2 और 3 में, स्ट्रक्चर नंबर 2 और 3 और स्ट्रक्चर नंबर 1 एंड 3, ये दोनों, इसको और इसको कंपेयर करो तो चेन की लेंथ में फर्क है, इसको और इसको कंपेयर करो तो भी चेन की लेंथ में फर्क है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के लिए चेन आइसोमर है। मतलब यहां से एक बात आप उठा लो, सीधी सी बात समझ लो कि अल्काइंस जो आपके होते हैं, अल्काइंस ओनली शोज पोजीशन एंड चेन आइसोमेरिज्म। पोजीशन और चेन आइसोमेरिज्म इनके द्वारा शो किया जाता है। इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चा लोग, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो ये आपके आइसोमेरिज्म हो गया। आपको जैसे मैंने बोला था कि अल्काइंस एकदम शरीफ बच्चा है, 2 तरीके के आइसोमेरिज्म शो करता है। पहला आइसोमेरिज्म आपको पोजीशन वाला मिल जाएगा भाई, ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन बदल के देख लो। और दूसरा चेन की लेंथ बदल के देख लो। बस स्ट्रक्चर बनाने का तरीका बता दिया। किसी भी कार्बन के पास में अगर 5 बॉन्ड दिख गए, गड़बड़, बाकी आप कर लो ट्राई। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कार्बन का नंबर हाइड्रोजन का नंबर सेम होना चाहिए सारे कंपाउंड्स में, और नॉमेनक्लेचर IUPAC का करते वक्त नाम अलग होना चाहिए। अगर ये आपने पढ़ लिया तो आपका काम खत्म। चलिए अब हम लोग अल्काइंस के फटाफट से स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं कि किस प्रकार आपको इसका स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। देखो मेरे लाडलो, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर 6 है, इसके 1s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके 2s ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये एक्साइटेड स्टेट में एंटर कर चुका है, बॉन्ड बनाने को पूरी तरीके से तैयार है। 2px 2py और 2pz इसके 3 ऑर्बिटल, और तीनों के अंदर आपको 1 1 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा। अब क्योंकि अल्काइन के अंदर देयर इज अ ट्रिपल बॉन्ड, अल्काइन के अंदर यू विल ऑब्जर्व कि कार्बन कार्बन के बीच में देयर इज अ ट्रिपल बॉन्ड, जिसमें से 1 सिग्मा होता है, बाकी के 2 पाई होते हैं। और कार्बन जब कभी भी पाई बॉन्ड बनाता है, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। मतलब
कार्बन का वो ऑर्बिटल हमेशा अनहाइब्रिडाइज्ड रह जाएगा, इट विल ऑलवेज रिमेन्स अनहाइब्रिडाइज्ड, जिसे डबल बॉन्ड बनाना है। तो क्योंकि आपके ट्रिपल बॉन्ड में से दो बॉन्ड आपके पाए होने वाले हैं, इसलिए ये दो ऑर्बिटल्स, इसलिए these two orbitals will remain unhybridized, ये अनहाइब्रिडाइज्ड अनहाइब्रिडाइज्ड रहने वाले हैं, ये दोनों अनहाइब्रिडाइज्ड रहने वाले हैं। तो कौन से दो ऑर्बिटल फिर हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे? बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, एक 2s जाएगा और एक 2px जाएगा। तो ये दोनों ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में जाकर दो नए ऑर्बिटल्स बनाएंगे जिनका नाम होगा sp sp, और बाकी के बेचारे ये दोनों ऑर्बिटल 2py और 2pz अनहाइब्रिडाइज्ड रहने वाले हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं कि इसके अंदर 50% कैरेक्टर्स s ऑर्बिटल के होंगे और 50% कैरेक्टर्स p ऑर्बिटल्स के होंगे। क्या ये बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गई? 50-50 का इसके अंदर रेशियो रहने वाला है, ठीक है। दैट मीन्स कि ये वाला जो कार्बन होगा, दैट मीन्स कि ये जो कार्बन होगा, कार्बन ऑफ अल्काइन विथ अ ट्रिपल बॉन्ड, वो कार्बन अल्काइन का जिसके पास में ट्रिपल बॉन्ड है, इस मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन, मतलब इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम होगी। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा s ऑर्बिटल का कैरेक्टर होगा, इलेक्ट्रॉन उतना न्यूक्लियस के करीब माना जाएगा। मतलब s ऑर्बिटल का कैरेक्टर ज्यादा, मतलब न्यूक्लियस के पास में इलेक्ट्रॉन ज्यादा, न्यूक्लियस के पास में इलेक्ट्रॉन ज्यादा मतलब न्यूक्लियस ज्यादा एक्सपोज्ड, न्यूक्लियस ज्यादा एक्सपोज्ड मतलब वो अपने अड़ोसी पड़ोसी के एटम पर भी, इलेक्ट्रॉन पर भी नजर रखेगा, ठीक है। चलिए, तो यहां पर अपन बनाते हैं कार्बन एक sp ऑर्बिटल, ये इसका sp ऑर्बिटल, ये इन पर हो गई बॉन्डिंग, ओवरलैपिंग, बन गया आपका सिग्मा बॉन्ड। इस ओवरलैपिंग को sp ओवरलैपिंग बोला जाएगा। ये आपका दूसरा ऑर्बिटल sp और ये आपका दूसरा ऑर्बिटल sp, ये भी sp, ये भी sp। ये आया आपका एक हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल और ये आया आपका दूसरा हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, इनके बीच में भी सिग्मा बॉन्डिंग। इस ओवरलैपिंग को बोलेंगे ssp ओवरलैपिंग, इसको बोलेंगे ssp ओवरलैपिंग हाइड्रोजन की। क्या ये बात समझ में आ गई? इतना देखकर आपको एक बात क्लियरली नजर आ रही होगी, बिल्कुल क्लियरली नजर आ रहा होगा कि ये जो कार्बन है, इसके इधर भी एक कार्बन, इसके इधर भी एक कार्बन, मतलब देयरफॉर आप यहां पर अगर इसका एंगल निकालने की कोशिश करोगे, सो दैट विल बी 180 डिग्रीज। तो देयरफॉर अल्काइंस के अंदर जो आपको बॉन्ड एंगल देखने को मिलेगा, बॉन्ड एंगल आपको देखने को मिलेगा, अरे क्या यार, मैं लिटिल एंजल्स में पढ़ता था तो एंगल और एंजल्स में हमेशा कंफ्यूज रहता हूं मैं, दैट इज 180 डिग्रीज। और अगर किसी का बॉन्ड एंगल 180 डिग्री है तो उसका शेप क्या होगा? नो डाउट उसका शेप लीनियर होगा। शेप क्या होगा उसका? लीनियर होगा, ज्योमेट्री भी लीनियर होगी। तो आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई। इसको 2 मिनट के लिए रब करूंगा क्योंकि मेरे को 2 नए ऑर्बिटल्स बनाने। चलिए, अब आपके कार्बन का एक p ऑर्बिटल बनाते हैं। ये मान लो तुम्हारा 2px हो गया, 2px, तो इसका बना लेता हूं, ये भी इसका 2px हो गया। नहीं, 2py और 2pz लिए, तो इसको 2py लिख दो, कोई फर्क वाली बात नहीं। फड़क फड़क को काहे को लड़कियों की क्रीम लगाए, ठीक है। अच्छा, ये बना लेते हैं अपन इसका ये कौन सा बन गया इसका? 2pz, काला काला काला, 2pz काला शा काला, 2pz डाला, ठीक है। अब 2pz ने 2pz के साथ ओवरलैप कर लिया,
ये देखो टुई 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 टुई, ये तुम्हारा एक पाई बॉन्ड बन गया। और एक ओवरलैपिंग ये हो गई लाल की लाल से, टुई 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 टुई, और टुई 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 टुई, तो एक पाई बॉन्ड ये बन गया लाल। अच्छा लिख दिया अपन ने नीचे ये, और एक पाई बॉन्ड ये बन गया लाल, तो तुम्हारे बन गए 2 पाई बॉन्ड। तो इस तरीके से आपका अल्काइन देखने को मिलता है। तो गुलगुलो मेरे बच्चों, मेरे बकुड़ो, यहां पर आपको कार्बन कार्बन के बीच में, बिकॉज यू आर ऑब्जर्विंग ट्रिपल बॉन्ड, एंड ये कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इसमें 1 सिग्मा 2 पाई, इस बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम होकर रह जाती है 120 पिकोमीटर ओनली। इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होती है, कितनी होती है? मात्र 120 पिकोमीटर। इसीलिए इन बॉन्ड को तोड़ने के लिए, जो बॉन्ड को डिसोसिएट करने के लिए जो आपको इंथैल्पी यूज होती है वो सबसे ज्यादा होती है, इंथैल्पी, दैट इज 831 किलो जूल पर मोल। मतलब ये सबसे ज्यादा एनर्जी अगर आपको लगेगी तो वो ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने में लगेगी। आप लोग जानते ही हैं डबल बॉन्ड की कुछ 600 के आसपास हमने पढ़ी थी, और ट्रिपल सिंगल बॉन्ड की हमने कुछ 328 के आसपास पढ़ी थी। तो सिंगल बॉन्ड को तोड़ना सबसे आसान, फिर उससे ज्यादा मुश्किल डबल को, और आप देखो ट्रिपल बॉन्ड में क्योंकि 3 बॉन्ड की शक्ति है, आपको तोड़ने में उसको ज्यादा टाइम लगेगा, इट विल टेक मोर टाइम एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड। ये देखो सिंगल बॉन्ड का ढक्कन ही उखड़ गया, समझ रहे हो? मतलब समझ रहे हो? हर्ष बेनीवाल समझ गया, तुम नहीं समझ रहे हो? क्या बात क्लियर हो गई बच्चा लोग? तो ये आपको इसके स्ट्रक्चर के बारे में सब कुछ पता चल गया। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन की तरफ चलते हैं। ओके मेरे प्यारे बच्चों, क्या ये मेरा बोर्ड है और ये मैं हूं और ये हमारी पढ़ाई हो रही है, लिख लिया? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़े गुलगुलो, बहुत बढ़िया। तो यहां पर हमारा अल्काइंस हो चुका है खत्म, इसका बेसिक पॉइंट। अब अपन इसका फटाफट से पढ़ लेते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशंस। बहुत इजी है, 2 ही मेथड्स हम लोगों को यहां पर इसकी पढ़नी है, क्योंकि भैया ये सबको बनाता है, तो बाकी सबकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन के पॉइंट्स ज्यादा हैं, लेकिन इसको कौन बनाएगा? ये 2 तरीके से बनता है। सबसे पहली मेथड ऑफ प्रिपरेशन होती है फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड, फ्रॉम कैल्शियम CALCIUM, कैल्शियम कार्बाइड, फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। ठीक है मेरा गुलगुला? कहां से होती है? फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। अच्छा, दिस मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज बेसिकली यूज्ड एट इंडस्ट्रियल लेवल। इसको थोड़ा सा इंडस्ट्रियल लेवल पर इस्तेमाल किया जाता है, इट इज यूज्ड एट द इंडस्ट्रियल लेवल। अब देखो ये कैसे होती है, मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले आप लोग कैल्शियम कार्बोनेट को 1100 डिग्री सेल्सियस पर, लगभग 1100 डिग्री सेल्सियस पर उसको हीट किया जाता है, ताकि आप लोगों को CaO प्लस CO2 मिल जाए। सो क्विक लाइम भी बोलते हैं, क्विक लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड, फिर इस कैल्शियम ऑक्साइड का आप लोग ट्रीटमेंट करेंगे 3 मोल्स ऑफ कार्बन के साथ। 3 मोल क्यों? एक ऑक्सीजन एक कार्बन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड बन के बाहर उड़ जाएगा, और कैल्शियम 2 कार्बन के साथ कंबाइन होकर कैल्शियम कार्बाइड बनाएगा। क्या बात मेरे लाडलों को समझ में आ गई? अब बस इस कैल्शियम कार्बाइड को उठाओ और 2 मोल्स पानी के साथ ट्रीट कर दो, तो क्या होगा देखिए। आप सब लोग जानते हैं पानी में से OH निकलता है और H निकलता है, क्योंकि आपके पास में 2 मोल्स है इसलिए मैंने 2 मोल्स लिख दिए। अब क्या होगा, ये कैल्शियम इन 2 OH के साथ में कंबाइन होकर CaOH2 बना लेगा, और ये कार्बन के 2 मोल्स इन 2 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर बना लेंगे आपका इथाइन। तो दिस इज हाउ यू कैन प्रिपेयर इथाइन। ये एक बहुत बेसिक, बहुत इजी और प्यारी सी केमिकल रिएक्शन है, सुंदर सी केमिकल रिएक्शन है, 3 स्टेप में होती है। वैसे कायदे से तो हमको यही स्टेप देखनी चाहिए, क्योंकि मैंने नाम कैल्शियम कार्बाइड लिखा है, लेकिन कैल्शियम कार्बाइड क्या है, उसको कैसे बनाया जाता है, तो वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इंडस्ट्रियल लेवल पर होती है ना, तो आपको पूरा इंडस्ट्रियल प्रोसेस बता दिया कि पहले ये सोडा लाइम लाते हैं,
उसको क्विकलाइम में कन्वर्ट करते हैं, क्विकलाइम को कार्बन के साथ रिएक्ट करते हैं, कैल्शियम कार्बाइड बनाते हैं, कैल्शियम कार्बाइड को वाटर के साथ ट्रीट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इथाइन बनाते हैं। हमको हमारे इथाइन से मतलब है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, रब करें, बहुत बढ़िया। तो ये आपकी पहली मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गई। अब जो मैं दूसरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन मेरे प्यारे लाडलो तुमको पढ़ाने जा रहा हूं ना, प्लीज मेरी हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट रहती है, इसको स्टार बना के लिख लीजिएगा, इसको स्टार बना के लिख लीजिएगा, क्योंकि क्लास 12th में काम में आती है, ये क्लास 12th में काम में आती है। आई विल रिपीट वंस अगेन, क्लास 12th में काम में आती है, बहुत जरूरी है। कैसे होती है देखो, आपको यहां पर एक इस तरीके का अल्काइल हैलाइड लेना है जो विसिनाइल टाइप का हो। जैसे यहां पर मैंने ये ले लिया, मतलब आपको जो हेलोजन चूज करना है, आपको जो अल्काइल हैलाइड चूज करना है वो डाई हैलाइड होना चाहिए। इट शुड बी विसिनाइल डाई हैलाइड वाला केस। और विसिनाइल डाई हैलाइड में भी सबसे बेस्ट डाई ब्रोमाइड, क्योंकि ये बड़े प्यार से निकल जाता है। इसको अपन क्या बोलेंगे, 1,2 डाइब्रोमो इथेन, 1,2 डाइब्रोमो इथेन। इसके साथ में आप ऐड कर दीजिए अल्कोहलिक KOH। मैं आप लोगों को अल्कोहलिक KOH की फंक्शनिंग बता चुका हूं। एक एक्वस KOH आता है जो हेलोजन निकाल के अपने OH को जोड़ देता है, और दूसरा आता है आपका अल्कोहलिक KOH। ये अल्कोहलिक KOH क्या करेगा, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन करेगा। कैसे, अल्फा पोजीशन से ब्रोमीन और यहां से एक हाइड्रोजन HBr बनाकर बाहर फेंक देगा। अब क्या सिचुएशन रह गई, अब यहां पर बच गया एक H कार्बन, एक Br, यहां आ गया डबल बॉन्ड, और यहां पर बच गए 2 H। अब यहां पर आप यूज करेंगे NH2, इसको लाता है सोडामाइड। क्या बोला जाता है, सोडामाइड। एक्चुअली बच्चा लोग सोडामाइड क्यों यूज किया था, क्योंकि सोडामाइड अल्कोहलिक KOH के पापा हैं। छोटू बच्चा सैचुरेटेड कंपाउंड से निकाल देगा, लेकिन ये छोटू बच्चा अनसैचुरेटेड में से अब यहां से H और यहां से Br को निकालने में थोड़ा डरेगा, क्योंकि अनसैचुरेशन हो जाता है तो ये इतना इजीली वर्क नहीं कर पाता। हमेशा ध्यान रखना, अल्कोहलिक KOH एक बार में एक HBr को निकालेगा, एक बार में एक HCl को निकालेगा, लेकिन अगर आप NaNH2 डाल दोगे तो ये एक साथ 2 मोल निकाल देगा। मतलब कई किताबों में आपको ये केमिकल रिएक्शन कुछ इस प्रकार भी देखने को मिल सकती है। मुझे कोई इसमें शक नहीं होगा, मुझे इसमें कुछ दिक्कत भी नहीं होगी कि अगर आप ये केमिकल रिएक्शन यूज कर लें। अगर आपने 2 मोल्स ऑफ NaNH2 डाल दिया तो ये 2 मोल्स ऑफ HBr सीधा बाहर करेगा, और यहां पर एक बचेगा CH, ट्रिपल बॉन्ड CH, सीधे आपको यहां पर मिल जाएगा आपका इथाइन। वही का वही इथाइन आपको यहां पर भी मिल रहा है। तो ये आपकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गई। इस मेथड ऑफ प्रिपरेशन को डिहाइड्रो, क्योंकि आप हाइड्रोजन भी निकाल रहे हैं और हेलोजन निकाल रहे हैं, इसलिए हेलोजीनेशन, इट इज कॉल्ड एज डिहाइड्रो हेलोजीनेशन रिएक्शन। इसकी मदद से आप अल्कीन को बना सकते हैं, अल्काइंस को बना सकते हैं फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। ये हमने अल्कीन्स में भी पढ़ी थी, अगर आपको याद हो, हमने इसको अल्काइंस में पढ़ी। तो बच्चा इसके साथ आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन खत्म होता है। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। मैं सोच रहा हूं अभी टाइम बचा है तो मैं आपको इसका फिजिकल प्रॉपर्टी भी करवा दूं, तो आपका अल्कीन 50% खत्म। अगले लेक्चर में से केमिकल प्रॉपर्टी निपटा लेंगे और अल्काइंस भी खत्म। फिर बस अपना एरोमेटिक कंपाउंड बचेगा बेंजीन, उसको निपटाएंगे, हाइड्रोकार्बन्स खत्म। स्क्रीनशॉट लो। हाँ जी गुलगुलो, आगे बढ़े मेरे बच्चे। चलिए, तो अब मेरे लाडलो के साथ में मैं यहां पर डिस्कस करने वाला हूं फटाफट से अल्काइंस की फिजिकल प्रॉपर्टी, जो कि अगेन आप लोग पढ़ के आ चुके हो। सर अल्काइंस की फिजिकल प्रॉपर्टी कैसे पढ़ी? अबे अल्कीन्स अल्कीन्स, अबे अल्केन्स, अबे वैसी तो होती है, अबे कोई अलग बात नहीं है, सब कुछ सेम है, एकदम सेम है। कैसे सेम है मैं बताता हूं, देखो। पहली फिजिकल प्रॉपर्टी, जो पहले 3 मेंबर होते हैं आर गैसेस, यानी कि इथाइन, प्रोपाइन एंड ब्यूटाइन गैसेस, उसके बाद में जो अगले 8 मेंबर आते हैं
वो लिक्विड हो जाते हैं। और उसके बाद वाले नेक्स्ट मेंबर्स, यानी कि पहले 3 हो गए, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन वाले, फिर 5 6 7 8 9 10 11 12 कार्बन, यानी कि नेक्स्ट कार्बन जिनके पास में 13 या 13 से ज्यादा कार्बन है, नेक्स्ट मेंबर यानी कि 13 और मोर कार्बन वाले, 13 और मोर कार्बन वाले, दे आर सॉलिड, दे आर सॉलिड। ठीक है लाडलो, चलिए अगला पॉइंट बढ़े आगे, चलिए ग्रेट। एज द नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस, एज द नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस, देयर बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीजेस। क्यों होता है ऐसा? जितने ज्यादा कार्बन होंगे उतना ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा, जितना ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा उतना ज्यादा वेंडर वॉल फोर्स बढ़ेगा, जितना ज्यादा वेंडर वॉल फोर्स बढ़ेगा दो मॉलिक्यूल्स के बीच में उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो ये वाला आपको शुरू से बता चुका हूं, कार्बन इंक्रीज होने से सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, सरफेस एरिया इंक्रीज होने से वेंडर वाल फोर्स बढ़ेगा, और वेंडर वाल फोर्स बढ़ने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीजेस एंड डेंसिटी ऑल्सो इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस एंड डेंसिटी ऑल्सो इंक्रीजेस। आपकी डेंसिटी जो है ना गुलगुलो वो भी बढ़ जाती है ऑब्वियसली यार, CH2 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 बढ़ाते जाओगे तो मास बढ़ेगा, मास बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ेगी, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेंसिटी। ठीक है, तीसरा पॉइंट, दे ऑल आर कलरलेस, जितने भी आपके अल्काइंस होते हैं सब कलरलेस होते हैं। चौथा, ऑल आर ऑर्डरलेस, इनका कोई ऑर्डर नहीं होता, दे ऑल आर ऑर्डरलेस एक्सेप्ट इथाइन, एक्सेप्ट इथाइन। क्यों? बिकॉज इथाइन हैव अ कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर, इसकी अपनी एक कुछ अजीब सी कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होती है, अजीब सी इसकी बदबू होती है, वो वेल्डिंग गैस में से जो निकलती है इसकी अजीब सी एक बदबू सी होती है इसलिए। पांचवा, दे आर वीकली पोलर, जैसा मैंने आपको बताया था कि आपका अल्केन बिल्कुल नॉन पोलर होता है, अल्काइन एकदम हल्का सा पोलर होता है, लेकिन अल्कीन वीकली पोलर होता है, इनमें हल्की सी पोलैरिटी आ जाती है। क्यों? क्योंकि कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp है, sp बोले तो s कैरेक्टर 50%, और जिस भी कंपाउंड के अंदर s कैरेक्टर कार्बन में ज्यादा होगा वो कार्बन का न्यूक्लियस ज्यादा एक्सपोज्ड रहेगा और वो अड़ोसी पड़ोसी के इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करेगा, इस वजह से तो वीकली पोलर। लेकिन इतना भी नहीं कि वाटर में सॉल्युबल हो जाए, इसलिए इसको इमिसिबल इन वाटर बोला जाता है, इमिसिबल इन वाटर, बट इट इज इजीली सॉल्युबल, इट इज वेरी इजीली सॉल्युबल इन बेंजीन, CCl4 एंड अदर नॉन पोलर सॉल्वेंट, क्योंकि भाई इसकी औकात तो नॉन पोलर ही है ना इसलिए। क्या बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? चलिए, तो ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी यहां पर कंप्लीट हो गई। क्या एरेस में क्या गुंडा बनेगा रे अल्काइन। ठीक है, अब अगले लेक्चर में फटाफट से इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज निपटाएंगे और अल्काइंस को कंप्लीट करेंगे, फिर बेंजीन को 1 2 या 3 लेक्चर में, लगभग 3 लेक्चर, मतलब अगला वीक 15 से 20 के बीच में अपने को इसको कंप्लीट करना है। वी हैव टू कंप्लीट दिस, कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो अगले हफ्ते में अपन इसको कंप्लीट कर लेंगे, अगले लेक्चर में इसको अल्काइंस को कंप्लीट कर लेंगे। क्या अल्कीन्स, बार बार अल्काइंस को कंप्लीट कर लेंगे। गाइस मुझे माफ करना अगर मैंने इस पूरे चैप्टर में बार बार अल्कीन्स बोला हो, इसको अल्काइंस को, क्योंकि मेरा दिमाग आउट हो चुका है। चलिए, तो बाय बाय गाइस, हैव अ ग्रेट डे। काइंडली इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा।